हेलो डियर ऑफिसर्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। हाँ, कल मैं ठीक नहीं था, इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। बट आज की क्लास में हम काफ़ी चीज़ें कवर करने वाले हैं। जो छूटेगा उसे हम धीरे धीरे कवर करते चलेंगे आने वाले क्लासेस में। आपको टेंशन नहीं लेनी है कि आपका क्लास कब छूट गया कब नहीं, क्योंकि सारा कवरेज मैं कराने वाला हूँ, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। आपको अभी एक काम कर लेना है। इससे पहले कि मैं आज की क्लास शुरू करूँ, आपको सबसे पहले एटलस ले आना है अपने बगल में, क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, पहली चीज़। दूसरा, आपके आसपास में कॉपी और पेन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा रोल है आज का अध्ययन करने में, जो भी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पता होगा, आपको सिलेबस मिल गया होगा, शेड्यूल मिल गया होगा कि आज हम क्या-क्या करने वाले हैं। नहीं पता तो आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है, या अगर आप टेलीग्राम है आपके पास तो आपको केवल चैनल को ज्वाइन कर लेना है। उसमें आपको हर एक चीज़ें पता चल जाती हैं, क्या चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी। इवन आपको इसकी नोट्स, पीडीएफ वगैरह भी सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। और अगर आप नए हो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अभी चलिए शुरू करते हैं आज का टारगेट। तो पहले मैं आपको बता दूं आज का टारगेट क्या है। आज का जो टारगेट है, हम पढ़ेंगे महासागरीय नीतल की उच्चा वच। ये है हमारा एजेंडा आज का। अब एक दिन में पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक विस्तारित विस्तरित टॉपिक है। तो इसके बारे में हम धीरे धीरे करके पूर्ण अध्ययन करेंगे। हमारा टारगेट है कि हर एक चीज का अध्ययन करना। समय लग जाए वो ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास वक्त है। तो वक्त के अनुसार जितनी चीजें हो सकती हैं हम पढ़ेंगे। चलिए, लेकिन उससे पहले आपको प्रीवियस होमवर्क करा दिया जाए, जो मैंने आपको पिछले क्लास में दी थी, जो कि आपका सोमवार की क्लास में था। और आपको प्रीवियस होमवर्क में मिला था महासागरीय जलधाराओं के प्रभाव की व्याख्या करें। तब आपको क्या करना है, आपको महासागरीय जलधाराओं के जो प्रभाव थे उनकी आपको व्याख्या करना है। शब्द सीमा आपके पास ज़्यादा है, इस बार 250 शब्दों की है, और ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए काम करेगा। और ये जो आपका अभी लेवल है, ये इजी लेवल चल रहा है। इजी, मॉडरेट और एडवांस लेवल में क्या डिफरेंस है उसको ज़रा समझ लीजिए। इजी लेवल हम स्टार्टिंग के 2 महीने तक करेंगे। इसमें हम उन प्रश्नों को टारगेट करेंगे जिन्हें हम आसानी से लिख सकें। फिर 2 से 3 महीने तक या 4-5 महीने तक हम इंटरमीडिएट को करेंगे। इंटरमीडिएट में क्या होगा कि आपको जो शब्द सीमा जो चयन करना होगा, वो बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा, और शब्द भी आपके काफ़ी बेहतरीन होने चाहिए, जिससे आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए प्रिपेयर कर सके खुद को। उसके बाद जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, यानी 2023 में मई के बाद, यानी कि 30 मई के बाद हम लोग शुरू करेंगे मेंस का एडवांस लेवल। और वहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखना पड़ेगा, और वो आई थिंक 2 से 3 महीने का प्रोग्राम होगा, जब भी आपका मेंस का पेपर होगा उसी के हिसाब से। चलिए, तो ऐसे प्रश्नों को अभी हमने आधार बताया है। आपको क्या करना है, 3 सेक्शन में बांट लेना है। ये आपका पहला खंड, ये आपका दूसरा खंड, और ये है तीसरा खंड। पहला खंड जो होता है वो होता है आपका प्रस्तावना। तो हमने प्रस्तावना डाल लिया। प्रस्तावना देखिए 250 शब्दों की है, तो सामान्यतः मैं बोलता हूँ 2 से 3 लाइन की आप प्रस्तावना लिखिए। लेकिन आप यहाँ पर अगर आप 4 से 5 भी लाइन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। इसमें आपको क्या समझाना रहेगा, आपको समझाना रहेगा कि महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं। जो बच्चे नए हैं उन्हें बता दें, जो ऑफिसर्स नए हैं, यहाँ पर आपको एक दिन मेंस आंसर राइटिंग और एक दिन प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। मेंस आंसर राइटिंग में मैं आपको यहाँ पर हिंट देता हूँ कैसे आपको लिखना है, क्योंकि मेरा मानना है और यूपीएससी का भी मानना है कि आपका जो विचार होना चाहिए स्वतंत्र होना चाहिए, और आपका मौलिक खुद का होना चाहिए। तो आप पहले क्या करेंगे, महासागरीय जलधाराओं को समझाएंगे। उम्मीद है आपको याद होगा कि महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं। नहीं याद है तो कॉपी पलटिएगा, रिवाइज करिएगा, आपको तुरंत याद आ जाएगा। फिर भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। महासागरीय जल धाराएं यानी कि आपका जो दिशा है वो निश्चित होना चाहिए, और वेग। इसके बाद अगर आप महासागरीय जल धाराएं समझा देते हैं तो आप यहाँ पर कुछ उदाहरण दे दीजिएगा। इस तरह से आपका सामान्य रूप से तैयार हो जाता है कि क्या है महासागरीय जल धाराएं। अब क्योंकि हमें इसकी व्याख्या करनी है, तो व्याख्या के लिए एक बार हमने प्रस्तावना में इनका संदर्भ दे दिया। इससे क्या होगा कि हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हम किसकी
जलधाराओं के बारे में बताने जा रहे हैं। किसके जलधाराओं के प्रभाव के बारे में बताने जा रहे हैं। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा के भी बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, अगर आप चाहें तो। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या करना चाहते हैं। मार्क्स आपको दोनों केसेस में मिलेंगे। अब आइए मुख्य भाग पर। मुख्य भाग में आपको क्या लिखना है। मुख्य भाग की शुरुआत करने से पहले आपको अपने माइंड में याद कराना है कि महासागरीय जलधाराओं के प्रभाव क्या क्या होते हैं। देखिए, मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ऐसा पढ़िए कि आपको याद करने की जरूरत ही ना पड़े कि महासागरीय जलधाराओं के क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी यानी भूगोल एक अंतर संबंधित विज्ञान है, अंतर संबंधित विषय है। ऐसे में आप संबंध बनाइए और अपने आप हो जाएगा। हिंट में याद दे देता हूं आपको। जलधाराएं होती हैं, महासागरीय जलधाराएं, पक्का है कि वो समुद्र के तट के पास भी कुछ न कुछ इफेक्ट अपना देंगी। आप पहले वाले में एक्सप्लेन कर देंगे कि समुद्री तटों पर, समुद्री तटों पर जलवायु। उम्मीद है आपको याद होगा कि समुद्री तटों पर जलवायु का क्या क्या प्रभाव पड़ा था। यहाँ पर आप क्यूरोशियो और ओयोशियो की जलधारा का भी वर्णन कीजिएगा, क्योंकि वहां पर कुछ अंतर पड़ता है। आपको याद होगा जापान मत्स्य पालन के लिए कैसे। चले, तो पहला आप ये दे देंगे समुद्री तटों पर जलवायु का प्रभाव। इसकी जो शब्द सीमा रखिएगा, कोशिश करेगा, क्योंकि आपके पास 250 है। देखिए, अब यहीं से आप सीखने वाले, अब धीरे धीरे मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, एकदम शुरुआत में नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपको अच्छे से बताऊंगा। देखिए, मान लीजिए ये हो गया आपका 40 शब्दों का, 40 शब्दों का। अब आपके पास लगभग बचे हैं 210 शब्द, 210 शब्द। देखिए, गिनती के नहीं लिखने हैं, लेकिन फिर भी एक अमूमन आपको ऐसा रखना है कि एवरेज सबको मिल जाए। और यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर भी 30 से 40 शब्द आप दे सकते हैं। यानी कि लगभग बात करें तो आपके पास यहाँ पर 150 शब्द सही मायने में देखे तो हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी कम ज्यादा हो जाता है। मुख्य भाग में भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, बस इतना मत करिएगा कि फर्क पता चल जाए कि 250 के बजाय आपने 350 या 400 लिख दिया है। कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगा भी कि किस कॉपी में कितने पेज के हिसाब के बराबर होता है 250 और 300। फिलहाल के लिए आप समुद्री तटों को, अब आप इसको लगभग लगभग 40 शब्दों में कवर कर दीजिएगा। इन 40 शब्दों में आपको उदाहरण भी देना है, और उनका एक हल्के झलक में आपको अध्ययन बताना है कि कैसे उनका प्रभाव पड़ता है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप वीडियो देख लीजिएगा पुरानी, यहाँ पर आई बटन होगी, उस पर क्लिक करिएगा, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। महासागरीय जलधाराएं पार्ट 3 करके नाम होगा उसका। अगला है समुद्री तटों पर जलवायु। अब मान लीजिए मुझे नहीं याद आ रहा है कि इसके अलावा और कौन सा प्रभाव पड़ता है, तो देखिए, समुद्र तट है, यानी समुद्र तट के पास कौन होता है, मानव। तो जाहिर सी बात है, मानवीय जीवन पर प्रभाव, मानवीय जीवन पर प्रभाव। मैं ऐसे पर लिख दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा, पर प्रभाव। अब आपको मानवीय जीवन पर प्रभाव बताना है कि किस तरीके से जहां ठंडी जलधाराएं होती हैं वहां पर गर्म जलधाराएं आकर मिलती हैं, और किस तरीके से वहां पर मानव जीवन के निवास के लिए वो महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। और आप बताइएगा कि गर्म जलधाराओं का क्या प्रभाव है, और किस तरीके से ठंडी जलधाराएं मानव के लिए जीवन के जो निवास है उसको अनुकूल के बजाय प्रतिकूल बनाती हैं। आप कुछ रेगिस्तान का उदाहरण भी देंगे, जैसे अटाकामा का रेगिस्तान, आप सहारा का रेगिस्तान का उदाहरण दीजिएगा, और जो उनके संदर्भित में जलधाराएं हैं जैसे पेरू हो गई, उनके बारे में भी आप चीजें लिखेंगे। उम्मीद है आपको मानवीय जीवन पर प्रभाव समझ में आया होगा। ये ध्यान रहे, ये मैं आपको अभी बता नहीं रहा हूँ कि चलिए इसको टॉपिक को समझना है, ये सब मैं समझा चुका हूँ। मैं आपको बस केवल हिंट दे रहा हूँ कि आपको कैसे लिखना है, क्योंकि याद रहे ओवरऑल आपका जो भी सिलेक्शन होना है वो आंसर राइटिंग से होना है। ज्ञान आपके पास चाहे जितना रहे, सिलेक्शन नहीं होगा अगर आपका आंसर राइटिंग गड़बड़ है। इसीलिए हमने कोर्स के स्टार्टिंग से ही मेंस आंसर राइटिंग की शुरुआत कर दी है, ना कि 20 से कि जब प्री आप क्वालिफाई कर जाएं तब आप स्टार्टिंग करिए। और मैं आपको फिर बता दूं कि ये मैं एक पेड क्लासेस की तरह आपको फीलिंग देना चाहता हूँ, ताकि आप 2023 के बाद भी इसका अध्ययन करें अगर कभी भी, तो आपको ये लगे कि हाँ मैं एक पेड क्लास पढ़ रहा हूँ, और ज़्यादा समय अपना गवाएं।
ठीक है, तो मानवीय जीवन पर प्रभाव क्या पड़ेगा आप ये भी यहाँ पर बता लेंगे। अब देखिए मुझे तीसरा कारण नहीं याद आ रहा है, तो मुझे ये याद होना चाहिए समुद्र तट, मानवीय जीवन, अर्थात अगर समुद्र तट है और मानव मानव जो वहाँ पर निवास भी कर रहा है, यानी पक्का है व्यापार का भी चांसेस होगा। तो आप यहाँ पर व्यापार और परिवहन भी डाल दीजिए। हाँ, अब व्यापार और परिवहन में किस तरीके से आप चीज़ों को ऐड करेंगे वो मैंने आपको बताया था कि कई सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो आपका व्यापार है वो शीत ऋतु होने के कारण और वहाँ पर हमेशा ठंडी जलधारा होने के कारण वहाँ पर व्यापार नहीं हो पाता। लेकिन किस तरह गर्म जलधाराएं आ करके वहाँ पर व्यापार को सुगमता देती हैं, कई लोगों को रोजगार का अवसर देती हैं और वहाँ पर बंदरगाहों की जो सीमा है वो अधिक हो जाती है और लोगों का आकर्षण केंद्र भी बनता है। तो आपको यहाँ पर भी समझाना है और उसका उदाहरण भी देते चलना है। अब देखिए मैंने समुद्र तट और मानवीय जीवन को कनेक्ट करके ही बनाया है व्यापार और परिवहन। कैसे? जैसे अगर आपके पास आप देखते हैं कि किसी सभ्यता में सुई था और धागा भी था। अगर सुई था और धागा था इसके प्रमाण मिले तो जाहिर सी बात है कि वहां पर सिलाई वगैरह तो होती होगी। ऐसे ही अगर समुद्र तट है और मानवीय जीवन है तो जाहिर सी बात है कि व्यापार और परिवहन होने का तो उम्मीद होगा ही, चांस काफी ज्यादा। अब देखिए एक और आप देंगे, कहाँ गया मार्कर, ये रहा। अगला आपको जो देना है वो आपको करना है, देखिए समुद्र तट है और मानवीय जीवन हो गया, व्यापार हो गया। एक बात बताइए, अगर समुद्र तट है और आपको पता है समुद्र तटों के आसपास प्रवाल भी पाए जाते हैं, प्लैंकटन भी पाए जाते हैं और मछलियां भी पाई जाती हैं, यानी कि जलधाराओं का समुद्री जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो आपको समुद्री जीवन पर प्रभाव भी बताना है जिसमें आप परिसंचरण का रोल निभाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि समुद्री जीवन पर परिसंचरण का क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से समुद्री परिसंचरण या महासागरीय परिसंचरण व नीतल के जो जीव होते हैं उनको भी अ, भोजन प्रदान करती हैं और कई बार इसी महासागरीय परिसंचरण की वजह से सतह की जो मछलियां होती हैं, सतह के जो समुद्री जीव होते हैं वो नितल में पहुंच जाते हैं और अत्यधिक दबाव के कारण वो सहन नहीं कर पाते और वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको ये सब भी समझाना याद रहे। इसमें आप जरूर प्लैंकटन वाला उदाहरण लीजिएगा जहां पर मिश्रण वाला, इसे मत भूलिएगा। अब देखिए आपको 40-40 शब्द सबके लिए रखने हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ 40 शब्द प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या मुझे गिन गिन करके लिखना है अगर 40 से 41 हो जाए तो ये बहुत सामान्य सा उत्तर है कि आपको गिन करके नहीं लिखना है। आपको ऐसे लिखना है कि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ लगभग लगभग मैंने यहाँ पर चीजें लिख दी हैं, अब इतना पर्याप्त है। अगर आप 40 शब्द के ऊपर भी क्रॉस कर जाते हैं या आप नहीं लिख पा रहे हैं तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एवरी फेलियर इज द रीजन ऑफ सक्सेस। जितनी बार आप फेल होंगे वही आपका कहीं ना कहीं रीजन बनेगा सक्सेस होने के लिए, क्योंकि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, अटेम्प्ट से मुझे याद आया कल का मैंने एक शॉर्ट्स में क्वेश्चन दिया था और वो आईएएस लेवल, आईएएस के प्री लेवल का क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको प्रश्न याद होगा, अगर याद है तो बताइएगा क्या है, अदरवाइज मैं आपको उत्तर अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये हो गया समुद्री तट पर जलवायु का, मानवीय जीवन पर, व्यापार परिवहन और समुद्री जीवन पर। तो आपको 40 लिखना नहीं है, लगभग लगभग लिखना है। आपके पास लगभग 150 शब्द होते हैं, 160, 170, 180 भी चला जाएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इवन 250 है, अगर आप 300 भी लिख देंगे उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आपका जो कंटेंट है वो बेहतरीन तरीके से लिखा होगा तब। चलिए अब आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष आप इसको, अरे ये ऊपर है, गलती से नीचे बन जाता है, सार। निष्कर्ष या सार में आपको क्या लिखना है? निष्कर्ष सार में आप जापान के उन क्षेत्रों को बताएंगे जहां पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा यानी कि क्यूरोशियो और ओयोशियो की जलधाराएं मिलती हैं, जिससे वहां पर मत्स्य पालन का अत्यधिक महत्व बढ़ता है। आप बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में और ब्राजील में, मुख्यतः ब्राजील की मुख्य
मुख्य उच्च भूमि आपको याद होगा, हाईलैंड्स ऑफ ब्राजील, कैसे वहां पर ठंडी और गर्म जलधाराओं का प्रभाव पड़ता है, और वहां पर जो फेजेंडा यानी कि जो कॉफी का उत्पादन होता है, उसके लिए कैसे जो आपकी मुख्य जलधाराएं हैं वो महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। तो आपको इतना कुछ लिखना है, इसके बेसिस पर आप अपने आंसर राइटिंग को एक न्यू लेवल पर, एक नेक्स्ट लेवल तक का लिख सकते हैं। अब अगर आप इस तरह का लिख लेते हैं, प्रश्न होता है कि सर हमको तब मार्क्स कितना मिलेगा। अगर जैसे मैंने बताया आप लगभग में इसका लिख लेते हैं, यानी कि अगर आप इसका, मैंने जो बताया, अगर आप इसका 60% भी लिख ले रहे हैं तो आपके 10 में 5 नंबर लगभग में क्लियर हैं। अब आप कहेंगे सर आज तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नंबर मिल रहा है, 5 नंबर, और जो विद्यार्थी नए हैं, जो ऑफिसर नए हैं, उन्हें बता दो 10 में से 5 नंबर यूपीएससी में पाना बहुत बड़ी बात है। इवन ये आपको टॉपर भी बना सकता है। जाकर देखिएगा 50-60% या 70% मैक्सिमम होता है टॉपरों का। तो आपको ये नहीं कहना है कि सर 70% क्यों, 60% क्यों, अरे वो टॉपर होते हैं, ठीक है। यूपीएससी में ये ग्रेजुएशन नहीं है, ना ये जो है आपका 10th और 12th है कि आप 60% पा गए और दुखी हो। अगर आप यहाँ 60% पा गए तो आप एकदम खुश रहो, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो चुका है, मे बी फर्स्ट रैंक, ठीक है। तो लगभग आप इसमें 5 नंबर पा जाओगे, 5 अंक की आपको प्राप्ति होगी। आप कहोगे क्यों? क्योंकि जो इसमें व्याख्या करनी थी, व्याख्या के हिसाब से हमने सारी चीजें कर दी, जो जो जलधाराएं थी वो हम दे दिए। अब अगर यूपीएससी के पेपर में अगर आपसे ये कहे कि कोई जलधारा इस वर्ष काफी चर्चा में रही, अब जलधाराएं चर्चा में कैसी रहती हैं, जब मैं आपको अल नीनो ला नीनो पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। प्रश्न है सर आप अल नीनो और ला नीनो कब पढ़ाएंगे? वो है भारतीय मानसून में, ठीक है। तो वहां जब पढ़ाएंगे वहां हम सीखेंगे कि अगर यूपीएससी ऐसे प्रश्न को थोड़ा घुमा करके पूछता है तब आप कैसे व्याख्या करेंगे। और जिन विद्यार्थियों के मन में होगा सर इतना सिंपल क्या यूपीएससी प्रश्न पूछता है, तो उत्तर है जी हाँ, यूपीएससी इतना सिंपल ही प्रश्न पूछता है। इस कोई मजाक नहीं है, ये रियलिटी है। आप पेपर उठाइएगा मेंस का, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो महासागरीय जलधाराओं से प्रश्न है वो लगभग ऐसे ही प्रश्न आते हैं। पूरे भूगोल में ही कुछ ऐसे ही प्रश्न आते हैं। हाँ, इनका जो प्रवृत्ति है प्रश्न पूछने का थोड़ा सा बदल सकता है, लेकिन जो इनका अंतिम उद्देश्य है वो कुछ इस तरह का ही होता है। मुझे उम्मीद है कि लगभग 15 मिनट हो गए होंगे हमारे इस क्लास को केवल मेंस आंसर राइटिंग को लेते हुए। आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने फिर बताया है मेंस आंसर राइटिंग इज द की, ठीक है। अब हम आज की क्लास शुरू करने वाले हैं। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके बगल में एटलस नहीं है तो यहाँ ऐसे बगल में एटलस रख लीजिए। अगर आपके हाथ में पेन और पेपर नहीं है तो उसकी व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होने वाला है। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है महासागरीय नितल की उच्चावच। अब अगर इस टॉपिक को हम ध्यान से देखें तो इसमें है पहला जो शब्द है वो है महासागरीय, दूसरा जो शब्द है वो है नितल, और तीसरा जो शब्द है उच्चावच। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों को महासागर के बारे में पता होगा। महासागर क्या है? महासागर एक बड़ा भाग है या एक बड़ा कंटेनर है जहां पर जल की अत्यधिक मात्रा उपस्थित होती है। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, ये एक तरह का निमोनिक्स का फॉर्म करेगा। मैंने आपको बताया है निमोनिक्स ही आपको आगे ले जाती हैं, निमोनिक्स ही आपको याद करने में हेल्पफुल होती हैं। तो ये तरीका बेहतरीन है मेरा मानना है। अगर आपको लिखना है तो जो मैं बोला करूँ, वीडियो को आप थोड़ा स्लो करके, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ मैं इतना अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की, तो आप लिख सकते हो पैरेलल में। बट अगर आपको किसी तरह की दिक्कत होती है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके 0.75 में लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ, जहाँ आपको लिखने वाला लगे। अदरवाइज मेरा जो आपको सुझाव होगा कि आप ऐसे ही लिखो, ये ज़्यादा अच्छा है। तो महासागरीय का जो एक बड़ा भाग हो, सॉरी, महासागर वो है जहाँ पर एक बड़ा भाग जल से अत्यधिक मात्रा में भरा भरा हो, ठीक है। अगला है जो वर्ड है दैट इज नितल, वो है नितल। अब नितल क्या है? नितल का मतलब होता है नीचे का तल। एकदम शब्द को समझिए ताकि कभी दोबारा अगर आप भूल भी जाइए
तो शब्दों को तोड़िए और अर्थ निकाल लीजिए, वही सही तरीका है। नीचे का तल, प्रश्न उठता है किसके नीचे का तल? तो इसका आंसर है महासागर के नीचे का तल। उच्चावच की अगर बात करें तो उच्चावच का ही मतलब होता है ऊंचा और नीचा। तो आप भूलिएगा मत, कभी भी आपके सामने आ जाए ऊंचा उच्चावच, तो इसका साफ मीनिंग है, साफ अर्थ है ऊंचा और नीचा। यानी कि आपका जो ऊंचा नीचा का मतलब हो गया एक तरह से ऊबड़ खाबड़, जिसे आप सामान्य शब्द में बोल सकते हैं। प्रश्न उठता है सर अब अगर इन तीनों को मिलाएं तो क्या बनेगा? तो इन तीनों को मिलाने पर बनता है कि महासागर के नीचे का जो तल है वो ऊबड़ खाबड़ है। प्रश्न ये भी उठता है सर क्या ये ऐसा सच में है? तो इसका उत्तर है जी हाँ। प्रश्न ये है कि सर अब हम नीचे का तल ऊबड़ खाबड़ है तो हम क्या करें? तो सिंपल सा उत्तर है अब हम इसका अध्ययन करें। तो चलिए देखते हैं कि इनका अध्ययन कैसे करना है। सबसे पहले देखिए ये है आपका कंटिनेंट। अच्छा, कंटिनेंट का मीनिंग क्या होता है ये भी बता दिया जाए। कंटिनेंट यानी महाद्वीपीय, महाद्वीप। और ये महाद्वीप का एक क्या है? किनारे का तट है। तो उम्मीद है आप महाद्वीप पे तट का मतलब समझते हैं। तट का मतलब ये होता है जो समुद्र के किनारे का जो पार्ट होता है, जो स्थल होता है, उसे हम बोलते हैं सामान्यतः तट। ठीक है, नदी का भी तट होता है। अब आप अगर इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये पानी की लेयर है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ये पानी की लेयर है, ये एक महासागर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये फिगर नहीं दिख रहा है, उम्मीद है लेकिन दिखना चाहिए, मैंने इतना बड़ा तो किया है। ये आपका पानी का सतह है, सतह। ठीक है, और इसके नीचे का ये आकृति है। अब देखिए इतने वाले पार्ट को हमने, जो इस तरह कुछ दिख रहा है, इतने वाले पार्ट को हमने बोला है कंटिनेंटल शेल्फ, यानी कि इसको हम बोलते हैं मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट। हिंदी में बोलेंगे ऐसे पूरा तो महाद्वीपीय मग्न तट। अभी क्या है मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं, मैंने आपको अभी बताया कि हम करेंगे महासागर नितल की उच्चावच का अध्ययन। तो पहले देख लें कि क्या महासागर में जो नितल है क्या वो सच में उबड़ खाबड़ है कि नहीं। देखिए जब हम अपने सतह पर बात करते हैं यानी महाद्वीप के सतह के बारे में, तो हमें दिखता है कि हमारा जो महाद्वीप सतह है वो ऊंचा नीचा है, वो एकदम प्लेन नहीं है। प्रश्न उठता है कैसे? आप कई बार रोड पर गए होंगे, रोड पर ही आपने देखा होगा कई बार कुछ ऐसे सड़कें होती हैं जो काफी ढलान में होती हैं, कुछ चढ़ान में होती हैं। ढलान चढ़ान का उम्मीद है आप अर्थ समझते होंगे। नहीं समझ पाए? जब आप साइकिल चलाते हैं और आपको खूब जोर से चलाना पड़ता है ऊपर की ओर जाने के लिए, वो आपका चढ़ान है। और जहां पर आप साइकिल को ऐसे छोड़ देते हैं और साइकिल चलते जाती है, वो आपका ढलान है। और समझना है भूगोल के हिसाब से, तो आप हिमालय की तरफ देखिए, वहां पर आपको पर्वत ही पर्वत दिखेंगे, वो आपके चढ़ान वाले भाग हो गए। और आपको कई जगह पर पठार मिलेगा, कहीं आपको सतह मिलेगी एकदम जो प्लेन होगी, मैदानी इलाका होगा, वो आपका एक तरह से ढलान का काम करेगा। किसके रिस्पेक्ट में? ये वर्ड याद रखिएगा, रिस्पेक्ट में, यानी किसके कंपैरिजन में? वो है आपके पहाड़ों और पठारों के संदर्भ में। चलिए, तो ये हो गया आपका। तो जैसे ही आपका महाद्वीप उबड़ खाबड़ होता है, वैसे ही आपका जो महासागर का नितल है वो भी उबड़ खाबड़ होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि जो महासागर है वो पूरा एक प्लेन में है, ऐसे बस चलते चला जाएगा, तो उत्तर है जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देखिए, तो ये इसको हम बोलते हैं मग्न तट। जो आपको पहला पार्ट मिला वो क्या है? मग्न तट। अब आप धीरे धीरे आते जाइए और यहाँ पर आपको एक चीज लिखा दिख रहा होगा, सी माउंट। सी माउंट का क्या मतलब हो गया? इसको एक तरह से बोलते हैं समुद्री पर्वत। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि समुद्री पर्वत क्या है, इसका प्रयोग क्या है, इसका प्रभाव क्या है, बस आपको दिखा रहा हूँ कि क्या है समुद्री पर्वत। तो आप देखेंगे भी ये लगभग लगभग पर्वत की तरह। इसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ पर एक लिखा हुआ है गुआट। इसे हिंदी में शायद भी गुआट ही बोलते हैं। अब ये गुआट क्या है, इसका भी अध्ययन हम विस्तार से करेंगे। अभी के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चोटी की, ये जो चोटी है इसी को गुआट बोल रहे हैं।
क्या यही गुआट है या देखने में कुछ और है और इसका अध्ययन कुछ और है? हम इसकी भी चर्चा करेंगे। अगर आप यहाँ देखिए तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा ज्वालामुखी टाइप का लग रहा है, इसलिए इन्होंने इनको बोल दिया है वॉल्केनिक आइलैंड, यानी कि ज्वालामुखी द्वीप। एक मिनट, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक महासागर नितल का ना अध्ययन करके कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे हम महाद्वीप का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि महाद्वीप पे भी ऐसे इस तरह के संरचना पाए जाते हैं और महासागरों में भी नितल में यही पाए जा रहे हैं। तो क्या ये दोनों समान है या असमान? अगर आप इस समय लाइव देख रहे हैं तो रिप्लाई में यस और नो में बताइए। प्रश्न है, क्या महासागरीय नितल का उच्चावच और महाद्वीपीय का जो उच्चावच है ये दोनों लगभग लगभग में समान है? अगर हाँ तो लिखिए यस, अगर नहीं तो लिखिए नो। आपके पास 3 सेकंड है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है यूपीएससी प्री के लिए। आपको समय दिया जाता है 3 सेकंड का। समय शुरुआत होता है अब। 3, 2, 1। उम्मीद है आपने दिया होगा। अब आपका उत्तर क्या है उसके आधार पर मैं आपको बताता हूं कि सही उत्तर इसका क्या होगा, हाँ है या ना। अब देखिए, जब हम ऐसे ऐसे बात को आते हैं, यहां पर देखिए कुछ ऐसे ऊंचा नीचा सतह है, इसको इन्होंने बोला है, इस पूरी इस तरह के सतह को मिड ओशियन रिज, जिसको हम सामान्यतः बोलते हैं महासागरीय कटक। महासागरीय कटक। प्रश्न ये भी है कि सर ये महासागरीय कटक क्या है? देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो लोग सोच रहे सर आप अगली स्लाइड पे क्यों नहीं चल रहे हो, रीजन है अगली स्लाइड पे चलने का रीजन ये है, अभी जो नहीं चल रहे हैं वो ये कि पहले आप समझ लो, आपका मस्तिष्क खुल जाए। एनसीईआरटी पढ़ना है एक बार, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी का बस एक टारगेट है, आपके मस्तिष्क को खोलना। तो क्यों ना आपके मस्तिष्क को खोलने की प्रक्रिया यहीं से शुरू कर दी जाए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट आपको जो कंटेंट मिलेगा वो आपके माइंड में परमानेंट हो जाएगा। रिवाइज भी आपका सिर्फ 3-3, 4-4 मिनट में एक यूनिट होगा पूरा। और जब आप इसके आदी हो जाओगे तो ऐसा हो सकता है कि पूरे आधे घंटे में आप पूरी ज्योग्राफी को रिवाइज कर डालो। नहीं विश्वास हो रहा है, 60 दिन रुको, इस सिलेबस जैसे खत्म होगा आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। और अब तो अभी आपका जो समुद्र विज्ञान है वो 10 अगस्त के करीब में खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो आप खुद ही करके देख लेना अगर आपने नोट्स बनाई होगी तो। अगला आप देखिए, यहाँ पर आपको मिल रहा है ट्रेंच। ट्रेंच में आप देखिए ये ऐसा एक सतह मिल रहा है जहां पर एकदम गहराई कुछ ज्यादा ही है, तो इसे हम बोल सकते हैं इस तरह से गर्त। गर्त यानी कि जहां पर खाई की तरह एक सीमा बहुत ही अत्यधिक मात्रा में हो, तो आपको गर्त देखने को मिल रहा है। इसके बाद आप फिर से देखिए, यहां पर आपको मिल रहा है कंटिनेंटल स्लोप, जिसको हम बोलते हैं महाद्वीपीय ढलान। अब ये महाद्वीपीय ढलान क्या है इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और फिर आप देखेंगे आपको फिर से मिल जा रहा है महाद्वीपीय तट। 1 मिनट रुकिएगा। कमेंट्स में बताइए मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, माला थोड़ो पहनाऊंगा, है ना। माला की बात थोड़ी हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है थॉर के हैमर की। तो थॉर का हैमर एक्टिव हो चुका है और मेरा मोबाइल बूस्ट हो रहा है, मोबाइल नहीं लैपटॉप। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो अगर बहुत बेसिक शब्दों में देखें तो अब हमने महासागर के नितल को देख लिया है। और ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से कई लोगों को याद हो गया होगा कि पहला हमें महाद्वीपीय मग्न तट देखने को मिल रहा है, फिर सी माउंट देखने को मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर एबिसल प्लेन भी है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। इसको बोलते हैं महासागरीय मैदान। तो महासागरीय मैदान देखने को मिल रहा है, गॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसे ग्वाड भी बोलते हैं, वॉल्केनिक आइलैंड मिल रहा है, मिड ओशियन रिज यानी महासागरीय कटक मिल रहा है, और यहाँ पर आपको गर्त भी मिल रहा है और महाद्वीपीय ढलान, और फिर से आपको महाद्वीपीय तट देखने को मिल रहा है। अब एक एक करके हमें इन्हीं का अध्ययन करना है। स्टार्टिंग स्लो होगी, लेकिन उसके बाद जैसे ही मुझे लग जाएगा कि आप स्पीड पकड़ चुके हैं, आप वास्तव में स्पीड पकड़ चुके हैं, तो मेरी भी स्पीड तेज हो जाएगी। चलिए, अगर आपको फिर भी स्पीड धीमी लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं स्पीड तब भी तेज करने वाला नहीं हूँ।
ओके, बस आपका मीनिंग तो जान लो कि आप चाहते क्या हो। अब है महासागरीय तल की उच्चावच में हमें क्या समझना है। सबसे पहले हम समझेंगे महासागरीय तल का उच्चावच का अर्थ क्या है। इससे बनने वाली स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं, जैसे हमने देखा था अभी मैदान बने थे, और क्या बने थे, गुआट बना था, आपने देखा था महासागरीय ढलान बना था, आपने देखा महासागरीय मग्न तट बना था। ऐसे ही बहुत सारे चीजें बनती हैं, हम उन सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे कि ये कैसे बनता है। ध्यान से देखिएगा, कैसे बनता है, ठीक है, कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव है समुद्री जीवन पर भी और मानवीय जीवन पर भी। समुद्री और मानवीय दोनों पर हम अध्ययन करेंगे। अगर इसका व्यापार से संबंध है तो हम वो भी अध्ययन करेंगे। फिर महाद्वीपीय ढलान क्या है, महाद्वीपीय ढलान क्या है, इसका जो प्रभाव है वो किस तरह का पड़ने वाला है, और क्या यहाँ पर समुद्री जीव निवास करेंगे कि नहीं, अगर करेंगे तो किस तरह के वो समुद्री जीव होंगे, अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे और क्या कारण हो सकता है। फिर महाद्वीप महासागरीय कटक के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। महासागरीय गर्तों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आपको ट्रेंच के बारे में दिख रहा था, इस तरीके से काफी गहराई का पार्ट था गर्त। महासागरीय मैदान क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और ये जो नितल है, ये नितल बना कैसे, इसके बारे में भी हम पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे कि इसकी उत्पत्ति की व्याख्या किन किन लोगों ने की और इसकी क्या कारण हो सकता है कि ये महासागरीय नितल ऐसा बना। अब चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से, यानी शुरुआत कहाँ करेंगे, शुरू से शुरुआत करेंगे। ओके, तो पहला है महासागरीय नितल। मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बहुत सारे डिटेल में बता दिया था कि महासागरीय नितल क्या है। महासागर के नीचे का तल ही क्या कहलाता है, महासागरीय नितल। अभी कितना गहरा होगा ये सब भी हम पढ़ेंगे आगे चलकर, लेकिन ये पूरा खत्म होने के बाद जो बोनस सेक्शन होगा वो, क्योंकि एग्जाम का इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम कवर करेंगे उसे बोनस सेक्शन में, कि आपका मन है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो देखिएगा, नहीं देखना चाहते, आपको पहले से क्लियर है तो उसे मत देखिएगा। लेकिन ये सारी क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट है सिलेबस के हिसाब से। अब हम देखेंगे कि जो स्थलाकृतियां होती हैं वो कौन कौन सी बनती हैं। ये वो था जो हम अभी पीछे देख रहे थे, ये था कि हमें पूरा पूरा क्या पढ़ना है, और ये है कि महासागरीय तल कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनाती हैं। तो मग्न तट बनाती हैं, ढाल बनाती हैं, कटक बनाती हैं, गर्त बनाती हैं, मैदान बनाती हैं, अंतःसागरीय गर्त बनाती हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और समुद्री पहाड़ बनाती हैं। अच्छा, समुद्री पहाड़ से आपको एक प्रभाव याद आ रहा होगा, हिंट मैं आपको देता हूँ, एक मूवी नाम है टाइटैनिक, जो कि एक मूवी नहीं कुछ रियलिटी से भी है। अगर आप लोगों ने देखा होगा या आपने नाम सुना होगा इसका, तो उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। उसके बाद है गयोटो, जिसको गुआट भी बोलते हैं। तो ये सब क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट क्या है। तो महाद्वीप के बारे में आप जानते हैं, महाद्वीप के बारे में आप जानते हैं, नाम भी सबको याद है ना, सातों महाद्वीप, सातों महाद्वीप के नाम याद है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या कोई शॉर्ट फॉर्म आपके पास उसमें बता दीजिए। और मग्न तट का क्या मतलब है, अब देखिए कई सारे बच्चे मग्न तट समझ नहीं पाते हैं कि मग्न तट क्या है, याद भी हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो ये दो शब्द है, पहला है मग्न और दूसरा है तट। मग्न का मतलब ही होता है डूबे रहना। अब वो किसी के विचार में भी हो सकता है, ठीक है, किसी किताब के भी विचार में आप मग्न हो सकते हो, ठीक है, और बहुत सारे होते हैं मग्न, पानी में भी आप मग्न हो सकते हो। और तट का मतलब होता है तट। और अगर तट की डिटेल में जानेंगे तो महासागरों के या सागरों के पास जो किनारे का क्षेत्र होता है महाद्वीपीय का, वही होता है तट। अगर आपका जो तट है उसका कुछ अंश क्या हो, डूब जाए, तो उसी को हम बोलते हैं, वही है मग्न तट। बात समझ में आई। प्रश्न होता है कि सर एक बात बताइए, ये जो मग्न तट है ये कितने मीटर या कितने फीट तक डूबे रह सकते हैं। तो इनको जो हम मापते हैं वो फैदम में मापते हैं, फैदम। तो ये जो होते हैं ये 100 फैदम तक डूबे रहते हैं। याद रहे, मग्न तट की जो गहराई होती है वो सामान्यतः 100 फैदम तक होती है। प्रश्न आपके मन में ये होगा,
सर कि मैंने तो फैदम कबार नाम पहली बार सुना है। तो कल के शॉर्ट्स में मैं यही आपसे बता रहा था। और अब से आपके लिए एक नई सीरीज लॉन्च की जा रही है, वो अभी शॉर्ट सीरीज। और उस शॉर्ट सीरीज का नाम होगा ओ भाई ये क्या था। ओ भाई ये क्या था। ठीक है। तो इसका पार्ट वन कल आपका रिलीज हो गया है। आपकी इसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी एक अलग से शॉर्ट्स की। इसमें क्या होगा, इसमें मैं आपसे वो प्रश्न पूछूंगा, वो भी उन वे में जिनको आपको लगे कि अरे सर ये क्या प्रश्न है, इसका तो कोई महत्व ही नहीं है। और ऐसे प्रश्न तो कभी नहीं पूछे जाते हैं। और वही प्रश्न आप देखेंगे कि या वो प्रश्न एग्जैक्ट या उस लेवल के प्रश्न आपके पूछे गए होंगे एग्जाम में। तो ये शॉर्ट्स आपके लिए समझिए कि आपका कहीं ना कहीं वन शॉट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें आपसे एक से या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी बहुत ही हल्के मजाक वे में, ताकि आपको लगे कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी जवाब दे सकता है। लेकिन जब आप उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे ये प्रश्न तो मुझे आ ही नहीं रहा है। तब आपको समझ में आएगा कि मुझे अच्छे से जवाब देना है। कल के ओ भाई ये क्या था पार्ट वन में आपने आपको क्वेश्चन दिया गया था कि जो महासागरीय नहीं, जो आपके दीर्घ ज्वार होते हैं और लघु ज्वार होते हैं, उनके बीच में कितने दिन का अंतर होता है। अब देखिए ऐसे जो तथ्य होते हैं वो आपको किताबों में सामान्यतः नहीं मिलते, कुछ किताबों में मिल जाएंगे लेकिन सारे किताबों में नहीं मिलते। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। हिंट क्या, आंसर भी बता देता हूँ। अच्छा हाँ, हिंट ही देता हूँ, आंसर नहीं बताऊंगा। हिंट है कि यहीं पर लिखा हुआ है कितने दिन का अंतर होता है, इसी स्लाइड में लिखा हुआ है कितने दिन का अंतर होता है। और एक चीज हिंट है, केवल यूनिट डिजिट ही दी गई है। ठीक है, तो वो सैकड़ों का पॉइंट नहीं है, ना वो दहाई का है, वो यूनिट है, वो सिंगल है। तो उम्मीद है आपको मिल गया होगा। और जानना है हिंट तो फरवरी। अगर अब तक आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपकी क्लास के लिए जो डाउट है डाउट सेक्शन में रख दूंगा। और दूसरा था एक फैदम में कितने फीट होते हैं। तो सुन लीजिए, एक फैदम में 6 फीट होते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि एक फैदम में 6 फीट होते हैं, ये था। तो लगभग 100 फैदम कितने के बराबर होगा, 100 फैदम 600 फीट के बराबर होता है। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि ये पता करिए कि एक फीट में कितने मीटर होते हैं। अगर आप ये बता लेते हैं तो अच्छी बात, नहीं बता पाते हैं तो कोई बात नहीं, जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। एग्जाम में मीटर कम फीट ज़्यादा पूछता है, और इससे भी ज़्यादा फैदम में पूछता है, क्योंकि ये कुछ पर्टिकुलर यूनिट होती हैं जो मग्न तत्वों को मीजर करने के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। तो मग्न तट क्या है, मग्न तट तटों का डूबा हुआ वो अंश है जो पानी जल में डूबा रहता है, जिसकी गहराई लगभग 100 फैदम तक हो सकती है। दूसरा क्या है, ये सामान्यतः छिछले सागर की तरह होते हैं। इनका जो लक्षण है वो छिछले सागर की तरह होता है। अब प्रश्न उठता है कि छिछले सागर क्या है। तो छिछले सागर भी बहुत ही सामान्य है। छिछले सागर आपको पता होगा, जहां पर पानी का जो स्तर है वो क्या हो, बहुत ही कम हो। ऐसे होता है पानी, मैं वैसे कहा बना रहा हूँ। जहां पानी का स्तर क्या हो, पानी यानी जल का स्तर क्या हो, कम हो, जल का स्तर कम हो। अब एक चीज आपको बताना है कि जहां पर जल का स्तर कम है, जो छिछला सागर है, वहां पर ऐसे किस जीव का निवास होगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अभी अभी हम उसको पढ़कर आए हैं। आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। टाइम मैं आपको 5 सेकंड का देता हूं, तब तक मैं 1 मिनट एक चीज करके आया, बस 1 मिनट रुकिए। आप रिप्लाई करिए फटाफट, आपको समय दिया जाता है। आप वेट।
ओके, उम्मीद है आपने रिप्लाई कर दिया होगा। नहीं भी किया होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हानि आपको ही उठाना पड़ेगा। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि वेट, मार्कर ले लें पहले। ओके, मार्कर नहीं पेन है यहाँ पर। तो जो जल का स्तर कम होगा तो ऐसे पर छिछले जो सागर में जो जीव होते हैं वो होते हैं आपका, अरे मैं भी भूल गया, कोरल हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं। हाँ, याद आ गया, प्रवाल। आप गलती से प्रवाल भित्ति मत लिख के चले आएगा, क्योंकि प्रवाल भित्ति कोई जीव नहीं होता है। प्रीलिम्स में पूछता भी है कि प्रवाल भित्ति एक जीव है। जी नहीं, प्रवाल भित्ति जीव नहीं, प्रवाल भित्ति एक संरचना है। भूलिएगा मत, पढ़ाया था। अब आते हैं, तो ये था आपका महाद्वीपीय मग्न तट कि क्या होता है। तो आप बता देंगे कि मग्न तट क्या है। एक ऐसा तट है जो क्या है, उसका कुछ अंश तट का डूबा हुआ है, जिसकी गहराई 100 फैदम तक हो सकती है, और ये छिछले सागर की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि ये जो इसका तट है कुछ ही अंश डूबा रहता है, पूरा नहीं। अब प्रश्न ये भी है कि जो महाद्वीपीय मग्न तट है इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो बड़ा ही सिंपल है। पहला विशेषता है कि ये जैव विविधता प्रोवाइड करते हैं, ये जैव जैव विविधता प्रदान करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि महाद्वीपीय मग्न तट जैव विविधता कैसे प्रदान कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है। अब देखिए, मैं इसको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा आपको, आप 1 2 से 3 सेकंड लीजिए और सोचिए कि जैव विविधता के लिए महाद्वीपीय मग्न तट कैसे रोल कर सकते हैं। समय शुरुआत होता है। अब अगर आपने सीख लिया है, याद कर लिया है, हिंट है प्रवाल भित्ति, तो आप समझ गए होंगे। और 3 सेकंड दे रहा हूँ, 3 सेकंड में रिप्लाई करिए यस और नो। अगर आप लाइव में देख रहे हैं तो, नहीं देख रहे हैं तो आप नॉर्मल वे में भी जो कमेंट चलता है ऑफलाइन में भी, आप वहां पर भी यस नो लिख सकते हैं। आपका समय शुरुआत होता है अब। 3 2 1, समय समाप्त। अब अगर आपने सोच लिया तो प्रेजेंट लिखा होगा या फिर यस सर लिखा होगा। नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप खुद से समझिए, तभी आप चीजों को बिना ज्यादा याद किए अच्छे समझ पाएंगे। देखिए, महाद्वीपीय मग्न तट में जैव विविधता पाई जाती है। कैसे? क्योंकि महाद्वीपीय जो मग्न तट होते हैं, महाद्वीपीय जो आपके मग्न तट होते हैं, मग्न तट, ये कैसे होते हैं? छिछले सागर की तरह। और छिछले सागर में क्या पाए जाते हैं? प्रवाल। आपको पता था प्रवाल ही क्या है? आपका समुद्री जीवन में जीव फाउंडेशन है। अब जीव फाउंडेशन कैसे है इसकी विवेचना मैं यहाँ नहीं करने वाला हूँ। अगर आप प्रवाल से नहीं बताते हैं तो आप ऐसे बता सकते हैं कि जो समुद्री जीव होते हैं, समुद्री जीव होते हैं, उन्हें जीने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए होता है। वो हमेशा पानी में तो नहीं रहेंगे, कभी ना कभी वो भी कहीं ना कहीं आराम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो आराम कहाँ पर करते हैं? वो महाद्वीपीय मग्न तटों पर आराम करते हैं, जिससे जो आपका जैव विविधता है कहीं ना कहीं विशेष रूप से मग्न तटों पर अधिक मात्रा में, एक मिनट, मग्न तटों पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये था आपका जैव विविधता में कैसे महत्वपूर्ण योगदान करता है। अब इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि महाद्वीपीय मग्न तट में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब अगला आता है ढलान। तो अगर आप ध्यान से देखिए, वेट करिए, अगर आप ध्यान से देखिए ये आपको ढलान कैसा लग रहा है, जरा इन सारे ढलानों को देखिए और एक बार इस ढलान को देखिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो महाद्वीप वो, वेट, हाँ, जो यहाँ पर महाद्वीपीय मग्न तटों का ढलान है वो क्या है? ढलान बहुत ही कम है। ये कितने डिग्री का है? ये लगभग 1 से 2 डिग्री का है, डिग्री। अब डिग्री आप उम्मीद है आप जानते होंगे 1 से 2 डिग्री कितना होता है। नहीं जानते तो आपके पास एक चांदा आता है जिसे हम सामान्यतः प्रोटेक्टर भी बोलते हैं, उसमें लिखा होता है कि 1 से 2 डिग्री कितना होता है। तो इतना अंतर ही पाया जाता है। कुछ किताबों में आपको 3 डिग्री तक भी दिया है। अगर ऐसा दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, यह भी सही है, लेकिन सामान्यतः 1 से 2 डिग्री माना जाता है। अब प्रश्न ये है कि क्या जो महाद्वीपीय मग्न तट होते हैं क्या वो समान चौड़ाई के होते हैं? तो इसका उत्तर है जी नहीं, ये होते हैं असमान चौड़ाई के। देखिए, किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, हमें उन किताबों से केवल उस पॉइंट को उठाना है जो हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट हो, और ऐसे उठाना है क्योंकि हम भूल जाते क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्व
हीन है। वैसे महत्वहीन कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी सिलेबस के हिसाब से कुछ चीजें महत्वहीन हो जाती हैं। सिलेबस के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से कोई भी चीज महत्वहीन नहीं होती है। तो अगर हम देखें उसमें चौड़ाई की बात देखें तो चौड़ाई को बहुत ही सिंपल वे में किताबों में समझा दिया है, लेकिन इससे कई बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं और उम्मीद है कि इस वर्ष भी पूछा जाए। उम्मीद है, जरूरी नहीं है कि पूछा जाए, वरना आप कहिए कि सर आप बोले थे कि क्यों पूछा जाएगा, पूछा क्यों नहीं गया। तो ये उम्मीद है। देखिए असमान चौड़ाई से क्या तात्पर्य है, अगर आप देखेंगे तो आपके पास है उत्तर अमेरिका, आपके पास है दक्षिण अमेरिका, आपके पास है पूरा एशिया, आपके पास है यूरोप, आपके पास है अफ्रीका, आपके पास है ऑस्ट्रेलिया, और आपके पास यहाँ पर है आर्कटिक प्रदेश। पहले मेरा आपसे प्रश्न है, क्या सातों के सात महाद्वीप पर मग्न तट पाए जाते हैं कि नहीं। सबसे पहला तो प्रश्न यही है, क्या सातों के सात महाद्वीप पर मग्न तट पाए जाते हैं कि नहीं। समय शुरुआत होता है अब। 3, 2, 1। उत्तर है जी हाँ, सातों के सातों पर महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं। सबसे कम आपके सातवें पे ही पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है यहाँ पर भी है। अब प्रश्न ये है कि ये जो मग्न तट है, क्या ये समान चौड़ाई के हैं, क्या ये समान चौड़ाई के हैं। उत्तर में तो आपको दिख रहा है कि नहीं है, तो इसका उत्तर है जी नहीं, ये समान चौड़ाई के नहीं है। प्रश्न ये है कि अगर समान चौड़ाई के नहीं है तो क्यों नहीं है समान चौड़ाई के। तो इसका जो एक बहुत सिंपल वे में हम आपको कारक समझाएं, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसके पीछे रीजन है, वो आपके ऑप्शनल में चला जाएगा। यद्यपि अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं संडे वाली क्लास में बता दूंगा जरूर आपको, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा कि आपका जो सिलेबस है वो गड़बड़ हो जाए। तो क्यों है, क्योंकि आपका कुछ जगहों पर पाया जाता है क्या बोलते हैं उसको, पर्वत। तो ऐसे पर्वत और पठार, ऐसे जिन भी क्षेत्रों में पर्वत और पठार पाए जाएंगे, वहां पर आपका जो मग्न तट है, ओके सॉरी, वहां जो मग्न तट है, कहाँ गया, जो मग्न तट है वो क्या होगा, सकरा। सकरा का मतलब समझते हैं, मतलब थोड़ा सा पतला टाइप का होगा, नैरो जिसको बोलते हैं। तो अब इसके पूरे डिटेल में हमें नहीं जानना है, अगर आप चाहेंगे तो बता देंगे, लेकिन बस अभी के लिए इतना याद रखे ये सिलेबस की वजह से कि आपका जो मग्न तट होता है वो कैसा होता है, सकरा होता है। यानी कि जिन जिन प्रदेशों में, जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन महाद्वीपों में पर्वत पठार पाए जाएंगे, उनके किनारे के जो आपके तल होंगे, वहां पर जो मग्न तट होगा वो सामान्यतः कम चौड़ा होगा, यानी कि वो सकरा होगा। यानी कि जो चौड़ाई है आपकी घट जाएगी, कहीं पे कहीं पर बढ़ जाएगी। तो अब आपके पास एक काम करना है आपको, मैंने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और 4, 5, 6, 7वें पर तो आपको नहीं मिलेगा कुछ, तो मैंने 6 तक ऐसे डाल दिया है। और मैंने आपसे शुरुआत में बोला था एटलस आपके सामने होना चाहिए। एटलस में आप वर्ड मैप उठाइए और उसमें खोलिए वर्ड मैप का भौतिक वाला सेक्शन, भौतिक वाला सेक्शन, भौतिक विश्व मैप ऐसा कुछ करके लिखा होगा, भौतिक विश्व का मानचित्र, यस, भौतिक विश्व का मानचित्र उठा लिया। हो सकता है 105 पेज पर होगा या 106 या 95 पेज पर, जो भी पेज पर है आप ओपन कर लीजिए पहले। उम्मीद है आपने अभी तक ओपन कर लिया होगा। याद रहे मैंने हमेशा बोला है क्लास को इंटरेक्टिव बनाना है, तो सारा काम अगर मैं करा दूं तो क्या बात है, तो ये नहीं होगा, इससे क्या होगा, आप लेजी बन जाओगे। तो आप क्लास के टाइम पे ही अपने आप को लेजी से हटाओ, शुरुआत की जाए। चलिए पहला आप देखिए कौन है, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में आप देखिए कोई आपको बहुत बड़ा पर्वत दिख रहा होगा, देखा, अगर दिख गया तो आप यहाँ पर अपने आप से फटाफट अपने नोट्स में नाम लिख लीजिए। अगर आप बहुत स्लो लिखते हैं तो जब आपको ये पीडीएफ मिल जाए, रात के 9-10 बजे तक आपको पीडीएफ मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ पर लिख लीजिएगा, वहाँ से कॉपी करके, या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा जब लाइव फिनिश हो जाए तब। अगला है दूसरा,
अब आप जल्दी से देखिए साउथ अमेरिका को, यानी दक्षिण अमेरिका को देखिए, और आपको इस साइड में भी कोई ना कोई पर्वत दिख रहा होगा। उम्मीद है आपको दिखा होगा। दिखा? दिखा तो नाम लिख लीजिए फटाक से। मैं किसी का भी नाम आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि कुछ काम आपसे भी क्यों ना करवाया जाए। चलिए, तीसरा आप देखिए एशिया। अच्छा, एशिया में एक चीज है जो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अगर आप में से कोई उसको कमेंट में पूछेगा तब। क्या है ये आप खुद पकड़िए, मैं नहीं बताने वाला। ठीक है? अगर आप अगर मैं ऑप्शनल ज्योग्राफी मिलता है मुझको पढ़ाने को टीम के हेल्प से, तो मैं आपको ऑप्शनल ज्योग्राफी में ये डिटेल में समझा दूंगा, अगर आप लेते हो तो, अदरवाइज नहीं। तो तीसरे में फिलहाल के अभी आप देख लीजिए कि आपको यहाँ पर कौन से पर्वत दिख रहे हैं। अगर दिख रहा है तो नाम लिख लीजिए, किसी एक दो पर्वत का नाम लिखिए। कहाँ गया चौथा? हम्म चौथा अब आप यहाँ पर लिखिए, ऐसे किनारे बना करके, इतना ही केवल आप लिखिए अपने में। अदरवाइज आपको अगर नोट्स बहुत अच्छी बनानी है ना, तो एक काम करिए, एक बुक ले लीजिए, वही आपकी नोट्स है। क्योंकि उसमें जित बुक में जो जो लिखा है लगभग लगभग सब इंपॉर्टेंट है। जो बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लीजिए, हो गया नोट्स आपका। तो नोट्स पैसे मत बनाइए, मेरा मानना है, बाकी आपकी इच्छा। फोर्थ फोर्थ है आपका यूरोप। यूरोप में देखिए आपको कौन से माउंटेन दिख रहे हैं, अगर दिख रहे हैं तो नाम लिख लीजिए किसी एक का। बहुत तेजी काम करिए। अब फिफ्थ देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है, अफ्रीका। दिखे आपको अफ्रीका में कोई पर्वत? अगर दिख गए नाम लिख लीजिए। देखते रहिए पैरेलल में, ये नहीं कि हाँ सर आप खत्म कर लीजिए वीडियो, फिर देखा जाएगा ना, क्या मतलब अभी क्या एटलस निकाले, वो भरा है कहीं पड़ा है, कौन निकाले एटलस, है ना? निकालिए तुरंत, अगर नहीं निकाला है देखते रहिए। अब सिक्स्थ पे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो पर्वत हैं उनको नाम लिख लीजिए। और अब आपको ये पता लगाना है कि किन महाद्वीप पर मग्न तट अधिक सक्रिय हैं। अगर आप ये चीज समझ पाए तो बहुत अच्छी बात। अब एक मन में प्रश्न उठता है कि सर आप इतना डिटेल में पढ़ा रहे हो ना, किताब में इसको हम 10 मिनट में पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ के देखना। देखना क्या आप इस गहराई तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं। अगर आप भूगोल के बहुत ही पुराने विद्यार्थी हो, भूगोल के आप बहुत ही पुराने विद्यार्थी हो, तो यकीन मानो आप 15 मिनट में पढ़ करके यहाँ तक पहुँच सकते हो। ये एक बहुत ही वास्तविकता से भरी बात है, लेकिन हो सकता है आप कुछ पॉइंट मिस कर दो। ठीक है, बट अगर नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक नए विद्यार्थी हो और आप पढ़ के देखो, आप पढ़ोगे ना, आपको यही नहीं समझ में आएगा कि इसमें तो सब तो इम्पोर्टेंट है, क्या करें। 15 मिनट बाद जब मैं आपसे वही चीज़ें पूछूंगा तो उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। अच्छा, क्या मेरा ये कहने का मतलब है कि मेरी वीडियो देखने के बाद नहीं भूलोगे? भूल जाओगे, बिल्कुल भूल जाओगे, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो। लेकिन यहाँ पर मैं हर एक टॉपिक का विश्लेषण कर देता हूँ, जिससे आपको चीज़ें में कोई कमी ना रहे। अगर आपको फिर भी कोई कमी दिखती है तो हमने तो हमेशा बोला है कि आप फीडबैक दीजिए कमेंट में, हम हर एक चीज़ को सुधारने के लिए तैयार हैं। चलिए, अब आते हैं, अच्छा एक चीज और आपको बता दिया जाए, जो आसमान चौड़ाई है ये सिर्फ ऐसे नहीं होती, ये नदियों के द्वारा भी होता है। नदियां क्या करती हैं? नदियां क्या करती हैं कि अपने साथ अवक्षेप को ला करके कहाँ ला के रख देती हैं? महासागरीय तटों पर। इससे क्या होता है कि जो अवक्षेप होते हैं उससे उनकी चौड़ाई बढ़ जाती है। तो नदियों वाला भी कॉन्सेप्ट याद रखे रहिएगा। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है जैसे आपका मिसौरी, मिसिसिपी की नदी, मिसौरी मिसिसिपी की नदी। ये क्या है, इसके बारे में भी हम डिटेल में अध्ययन करेंगे कि ये नदी कहाँ है, कैसे है। अभी के लिए आप याद कर लीजिए कि मिसौरी मिसिसिपी नदी एक सबसे महत्वपूर्ण इसका उदाहरण है। चले, अब आते हैं महाद्वीपीय मग्न तट की उत्पत्ति की व्याख्या। अगर आप ध्यान से देखें तो आप अभी तक सीख चुके हैं कि मग्न तट क्या होता है, मग्न तट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब ये समझना है कि मग्न तट आखिर उत्पत्ति कैसे हो उसकी, ये विश्व में, ये हमारे धरती पर कहाँ से पैदा हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं। तो महाद्वीपीय मग्न तट की उत्पत्ति के लिए आपके पास 3 सिद्धांत प्रमुख रूप से आते हैं। प्रश्न है क्या 3 सिद्धांत है? उत्तर है जी नहीं, 3 से भी अधिक सिद्धांत हैं। कुछ बहुत पुराने हैं, कुछ बहुत नए हैं, लेकिन जो चर्चा में रहे वो 3 है। सबसे पहला है
सबसे पहला है तरंगों। तरंगों का मतलब है समुद्री। समुद्री तरंगों द्वारा निक्षेपण का सिद्धांत। दूसरा आपका है नदियों द्वारा अवसादों व निक्षेपण का सिद्धांत। अभी समझाता हूं ये क्या है, बस लिख लेने दीजिए पहले। निक्षेपण का सिद्धांत, ठीक है। आप भी मेरे साथ पैरेलल में लिखते रहा करिए। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, नोट्स अगर आप पैरेलल में बनाएंगे तो आपको बहुत सारी फीचर्स मिलेंगी अपने आप। विद इन 20 डेज में आप पाओगे कि आप ज्योग्राफी में क्या थे और आप ज्योग्राफी में आप क्या हो गए हो, ठीक है। अगर आप पहले से इसमें प्रो हो तो आपका रिवाइज हो जाएगा, अगर नहीं हो तो फिर आप प्रो बन जाओ, ठीक है। और तीसरा जो है वो है हिमानी नियंत्रण सिद्धांत द्वारा। अब देखिए, जब बात करते हैं मग्न तटों की, वेट ओके, जब बात करते हैं मग्न तटों की, तो मग्न तटों की उत्पत्ति के लिए 3 सिद्धांत निकल के आते हैं। पहला है समुद्री तरंगों द्वारा निक्षेपण का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या बताया गया हम आपको वो बताएंगे। दूसरा है नदियों का अवसादों व निक्षेपण का सिद्धांत। इसमें क्या है हम वो भी आपको बताएंगे। और तीसरा है हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। ये सबसे हटकर है और ये आपको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देगा। चलिए फिर एक एक करके शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला है महाद्वीपीय मग्न तट की उत्पत्ति की व्याख्या, वो भी किससे? महासागरीय तरंगों द्वारा। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि आपके पास ये क्या है, तट है। मान लीजिए ये है आपके पास एक तट, ठीक। और इन तटों से ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे कुछ सीधा। ठीक, और यहां पर ऐसे क्या है, समुद्री जल है। ये है आपका समुद्री जल। समुद्री जल। और ये हो गया आपका समुद्री तट। अब देखिए, मैं यहाँ महासागरीय तरंग क्यों नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ सागरीय तरंग बोलूंगा। उम्मीद है जिसने संडे की डाउट देखी होगी उसको पता चल गया होगा। अब देखिए क्या है कि जो महासागर है या जो समुद्र है वो ऊर्जा का प्रवाह करती है, और वो भी तरंगों के रूप में। तो ये तरंग क्या करते हैं, आते रहते हैं आते रहते हैं, वेट। और इस सेक्शन पर यहाँ पर सामान्यतः अत्यधिक मात्रा में अपर्दन करते हैं। अपर्दन का क्या मतलब होता है? अपर्दन का मतलब होता है एक तरह से किसी का जोर जोर से दो चीजों से टकरा टकरा करके, घिस घिस करके उसका टूट फूट जाना। अपर्दन का अगर बहुत सामान्य अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है टूट फूट जाना। टूट फूट जाना कैसे? घिस घिस करके, घिस घिस करके। उम्मीद है आप घिस घिस का मतलब समझते होंगे, घिस घिस करके। तो ये बेसिक सा होता है अपर्दन। तो होता क्या है, जो समुद्री तरंगे हैं ये क्या करती हैं, ये आती हैं और यहाँ पर जो आपका सामान्य पहले से बना हुआ था इस तरीके का स्लोप, यहाँ पर ये क्या करती हैं, मग्न तटों का निर्माण करती हैं। मग्न तटों का निर्माण करती हैं। ये कौन सा सिद्धांत बताता है? महासागरीय तरंग का सिद्धांत। इस सिद्धांत से एक चीज समझ में आती है कि मग्न तट तभी संभव है, मग्न तट, मग्न तट तभी संभव है, तभी संभव है जब क्या हो, अपर्दन हो। क्या हो? अपर्दन। और अपर्दन किसके द्वारा? तरंगों द्वारा। अब तरंग द्वारा अपर्दन होना है तो तरंगों को क्या होना पड़ेगा? मजबूत। अगर तरंगों को मजबूत होना है तभी अपर्दन होगा। इसका मतलब ये है कि जितनी भी जगह हैं वहां पर तरंगों का मजबूत होना पाया जाता होगा। लेकिन यहीं से अब शुरुआत होगी सीमा इसकी। सीमा यानी लिमिटेशन, कहां पर ये सिद्धांत आगे चल के अटक गया
ये देखा गया कि कई सारे ऐसे महाद्वीपीय तट हैं, महाद्वीपीय तट हैं जहां पर जो आपकी महासागरीय तरंग है या सागरीय तरंग है वो क्या है, कमजोर। वो तरंग क्या है, कमजोर। और अगर वो कमजोर है और तब भी वहां पर पाया जा रहा है क्या, मग्न तट, तो प्रश्न उठेगा कैसे, प्रश्न उठेगा कैसे। इसी कैसे का प्रश्न का ये जवाब नहीं दे पाता है कौन, आपका महासागरीय तरंग। इसलिए ये यहां पर ये सिद्धांत क्या हो जाता है आपका, रिजेक्ट। हम इसको करते हैं अस्वीकार। मतलब जहां पर ये बात सत्य है कि जहां पर समुद्री तरंगे अधिक मात्रा में, तीव्र मात्रा में मजबूत थी, वहां पर हमने देखा कि मग्न तट पाए जा रहे हैं। तो हमने मान लिया कि भाई इन्होंने जो बताया मग्न तट का कॉन्सेप्ट बहुत ही सही बताया और यही सही तरीका भी है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमें मिला, अरे यहाँ पर तो जो तरंग है वो कमजोर है, फिर यहाँ पर मग्न तट की उत्पत्ति कैसे हो गई। तो जब हमने ये देखा तो हम समझ गए कि भाई ये ऐसा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये ठीक नहीं है, इसलिए हमने इसको अस्वीकार कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। एक चीज और, वीडियो माफ कीजिएगा लंबी होगी, लेकिन आपको सीख, आप इसके बाद सीख जाएंगे, आप इसके बाद कभी डाउट नहीं रहेगा। फायदा क्या है, यहाँ पर आप पर्टिकुलर एक यूट्यूब पर, एक यूट्यूब चैनल पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको वेबसाइट पर कंटेंट भी मिल जाएगा, आप जा करके आराम से पढ़ सकते हो। और उससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो, अदरवाइज क्या होता है, हम जैसे मैं भी प्रिपरेशन के टाइम पे, मतलब और भी चीज़ों की प्रिपरेशन के टाइम पे, स्पेशली मैं आईएएस वगैरह की नहीं कर रहा, तो वहाँ पर बेसिकली क्या होता था कि मुझे अलग अलग स्रोत पर देखना पड़ता था। जैसे कि कभी मैं इस चैनल पर गया, आधा कंटेंट यहाँ से मिल गया, कभी आधा कंटेंट वहाँ से मिल गया, तो इससे क्या होता है कि आप भटकते रहते हो, आधा आधा करके आपका कभी पूरा ठीक से नहीं हो पाता है। या फिर अगर आप बहुत स्ट्रांग रहो तब आपका हो सकता है। और ऐसे सामान्यतः देखा गया है कि लगभग विद्यार्थी इतने भी स्ट्रांग नहीं है। अगर आप हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर आप किसी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ो। अगर आपको मेरे यहाँ सारा कंटेंट मिल जा रहा है, आपको विश्वास है जो पढ़ाया जा रहा है डीप में पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, और जो हम कमेंट कर रहे हैं उसका रिप्लाई भी मिल रहा है, जहाँ कमी है वो सुधारने की कोशिश की जा रही है, आप यहाँ पढ़ सकते हो। अदरवाइज आपकी इच्छा है, आप चाहो तो कहीं भी पढ़ सकते हो। मोबाइल आपका है, यूट्यूब के जो अकाउंट है वो भी आपका है, सब कुछ आपका ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। जहां पर वो सिद्धांत कमजोर हुआ वहीं पर आया नदियों द्वारा अवसाद। अब ये देखा गया कि नदियां जो है, जैसे मान लीजिए ये है आपका तट है आपका, और ये आपका पूरा ढलान है, ठीक। और यहाँ पर ऐसे महासागर बने हुए हैं। अगर आप इस फिगर को नहीं समझ पा रहे तो आप रिकॉल करो जो पहला वाला चित्र था जो मैंने आपको दिखाया था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो तट है, जो नदियां होती हैं, नदियां यहाँ पर क्या करती हैं, अवसादों को यहाँ पर ला देती हैं। क्या करती हैं, अवसादों को यहाँ पर ला देती हैं। इससे क्या होता है, जो मग्न तट है पहला तो चौड़ा हो जाता है, जो यहाँ पर ढाल होंगे वो ढाल क्या हो जाएंगे, थोड़े से चौड़े। पहला तो ये कॉन्सेप्ट है, ये ढाल क्या हो गया, थोड़ा सा चौड़ा, जो कहीं ना कहीं मग्न तट का रूप लेने लगा। ये हो गया पहला, मग्न तट का रूप लेने लगा। ये हो गया आपका पहला की कॉन्सेप्ट। दूसरा, जब नदियां आती हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर ये क्या करती हैं, अपर्दन भी करती हैं, अपर्दन भी करती हैं। तो नदियां जब अपर्दन करेंगी तो जाहिर सी बात है मग्न तटों का निर्माण होगा। अब इन दो की कॉन्सेप्ट की मदद से हम बता सकते हैं कि नदियां भी मग्न तटों का निर्माण करती हैं, मग्न तटों का निर्माण करती हैं। तो देखा जाए तो ये बात सही हो गई कि हाँ भाई मग्न तटों का निर्माण होता। लेकिन जब आप एक चीज देखिए, जब वर्ल्ड में देखा गया, विश्व में देखा गया कि जहां पर नदियों का इस प्रकार का तंत्र नहीं है, नदियों का इस प्रकार का तंत्र नहीं है कि वो बहुत अधिक मात्रा में, वेट करिए पहले लिख देते, नदियों का इस प्रकार का तंत्र नहीं है। किस प्रकार का, किस प्रकार का मतलब है, किस प्रकार का, जहां पर अधिक
अवसाद व निक्षेप ना हो पाए, अवसाद व निक्षेप ना हो पाए, ना हो पाए। ऐसे भी जगह पर देखा गया कि ऐसे भी इन जगहों पर भी क्या पाया गया, मग्न तट। अब अगर ऐसे भी ऐसे भी जगहों पर मग्न तट पाया गया, इसका मतलब नदियों द्वारा अवसित और जो निक्षेपों का कॉन्सेप्ट है, यह भी ना कहीं गलत है, और इसलिए हमने भी इसको क्या कर दिया, अस्वीकार। पूर्ण रूप से अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये कई हद तक अपनी बातों को समझाने में सफल रही हैं। अब अगर ये सफल रही हैं तो जाहिर सी बात है जाहिर सी बात है कि इनका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सही है, लेकिन जब पूरे विश्व में देखा गया तो ये समझाने में महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे पाए। अब अगला है, तो जो इनकी कमी है वो ये पूरी करेगा हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। देखिए, पहली कमी को अगर हम देखें, पहली कमी थी कि जहां पर महासागरीय तरंग कम हो, कमजोर हो, वहां पर मग्न तट कैसे, तो उसको पूरा कर दिया नदियों ने, कि वहां पर नदियों का अवसाद आ गया। लेकिन देखा गया जहां पर नदियों का अवसाद भी नहीं है और महासागरीय तरंग उतनी मजबूत भी नहीं है, वहां फिर कैसे आया, तो आया हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत। अब ये क्या बोलता है, जरा इसे समझिए। इसके लिए आपको कुछ फिगर को समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, ये है आपका हिमयुग के पहले। अच्छा हाँ, एक मिनट, मैं पहले आपको समझा तो दूं। हिमानी का मतलब क्या होता है। हिमानी का मतलब होता है कहीं ना कहीं ग्लेशियर। ग्लेशियर का क्या मतलब होता है, इसको बोलते हैं, आई थिंक हिम ही बोलते हैं। हिम, हिंदी में शायद हिम ही बोलते हैं। हाँ, हिम का मतलब ये हो गया, ऐसे जो पहाड़ की तरह बने रहते हैं, जब पूरा पानी आपका किस फॉर्म में हो जाए, हिम, यानी कि सॉलिड फॉर्म में हो जाए, मतलब बर्फ की फॉर्म में हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं हिम। तो अगर इस तरह का हिमानी मतलब हिम बन जाता है तो उसे हम बोलते हैं ग्लेशियर या फिर हिमानी। अब ये हिमानी किस तरीके से अपना सिद्धांत लाती हैं, हम ये समझना है मग्न तट की उत्पत्ति के लिए। तो मान लीजिए कि कभी ना कभी क्या आया होगा, हिमयुग। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं हिमयुग आया होगा। अच्छा, प्रश्न ये कि हिमयुग क्या है। हिमयुग बहुत सिंपल सा है। ये एक ऐसा युग था जब सब कुछ, पृथ्वी पर सब कुछ किसमें तब्दील हो गया था, बर्फ में तब्दील, बर्फ में तब्दील हो गया। हाँ, अच्छा, बर्फ में तब्दील हो गया तो क्या था, ऐसी परिस्थिति में जो मानव का जीवन है वो निवास करना बहुत ही लगभग लगभग ना के बराबर था। तो चलिए मान लेते हैं कि एक समय था जो हिमयुग के पहले था, जो हिमयुग के पहले, मान लेते हैं पहले हिमयुग नहीं था। फिर एक समय आया, ये पहला स्टेज है और ये दूसरा स्टेज है। यहाँ पर हिमयुग आया, यानी ये हिमयुग का समय है। देखिए, फिगर के माध्यम से यानी चित्र के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए मैं चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ, ना कि कॉन्सेप्ट की मदद से डायरेक्ट। और अगला है हिम युग के बाद का समय। हिम युग के बाद का समय, हिम युग के वेट बाद का समय। अब होता क्या है, जाहिर सी बात है कि जब हिम युग, ये तीसरा फिगर है, इन तीनों फिगर के माध्यम से आप हिमानी नियंत्रण सिद्धांत समझ जाएंगे। देखिए, जब हिमयुग नहीं था तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जल ही जल होगा, यानी समुद्र का स्तर प्रॉपर बना होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बना है तो बने रहने देते हैं। लेकिन जब हिमयुग आया तो क्या हुआ, जो आपका पानी था, जो जल था, वो क्या हो गया, बर्फ के फॉर्म में, या आपका क्या बन गया, बर्फ। अब देखिए, जो बर्फ होता है, बर्फ में क्या होता है कि जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास आ जाते हैं, यानी जो अणु होंगे वो बहुत ही पास पास आ जाएंगे। अणु अगर पास पास आएंगे तो वो जो ठोस का रूप ले लेगा, यानी कि ऐसे में उसका जो वजन है कहीं ना कहीं, देखिए बहुत सामान्य शब्दों में समझा रहा हूं, जो वजन है कहीं ना कहीं आपको भारी सा लगेगा, जबकि वास्तव में वजन वही होगा, वास्तव में वजन वही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं भारी लगेगा। और उनका जो पर्टिकुलर चीज है वो
एक ही जगह पर एकत्रित हो गए, यानी कि उनका जो घनत्व है, घनत्व उनका बढ़ जाएगा। अब आप एक चीज बताइए, जिन भी चीजों का घनत्व बढ़ जाता है, ऐसे लोग क्या होते हैं, वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। यानी कि जो आपका बर्फ है, बर्फ का क्या हो गया, अवतलन। अवतलन का मतलब ये नीचे चले गए, नीचे की स्थिति में चले गए। यानी जो आपका पहले पानी यहाँ यहाँ तक था, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ तक, वो अब वो पानी बर्फ में बदल करके यहाँ पर आ चुका है। अब इन्हीं बर्फ की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर और इन दोनों सतहों पर क्या हुआ, बर्फ की वजह से अपर्दन हुआ। क्या हुआ, अपर्दन। जब इनका अपर्दन होना शुरू हुआ तो यहाँ पर एक हल्की सी ढलान बन गई। क्या बन गई, हल्की सी ढलान, जो कि लगभग आपका 1 से 3 डिग्री देखने को मिलती है, 1 से 3 डिग्री देखने को मिलती है, जिसे हम आज बोलते हैं मग्न तट। और इसके बाद जब फिर से हिमयुग की समाप्ति हुई तो ये जो पानी है जो नीचे बैठा हुआ था, क्यों, क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा हो गया था, अब उसका घनत्व कम हो जाएगा, मतलब ये बराबर हो जाएगा पहले के। अब फिर से ये क्या करेगा, जो तट, जिन तटों का क्या हो चुका है, अपर्दन हो चुका है, जो थोड़ा सा ढलान का रूप ले चुके हैं, अब वहां पर पहले ये जो तट थे ये पानी से नहीं घिरे हुए थे हिमयुग में, ध्यान से समझिएगा, ये पानी से नहीं गिरे हुए थे, यानी इनका सिर्फ अपर्दन हुआ था, ये ढलान का फॉर्म लिए थे, ये पूर्णतः मग्न तट नहीं कहलाए जाएंगे। पूछिए क्यों, क्योंकि मैंने आपको शब्द में ही बताया, मग्न तट, ऐसा तट जो मग्न हो जल से, लेकिन ये तो जल से अभी मग्न ही नहीं है। तो हिमयुग के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो तट है वो पूरा का पूरा हिम से, सॉरी हिम नहीं, मतलब जो आपका पूरा का पूरा तट है जो कि ढलान के रूप में ले चुका है, ये पानी से क्या हो गया, जल से घिर चुका है, जल से घिर चुका है। अब ये जल से घिर चुका है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, मग्न तट। उम्मीद है आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब प्रश्न है, क्या ये सिद्धांत काम भी करता है, तो उत्तर है जी हाँ। 80% के करीब में, देखिए मैं लगभग में बोल रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं गिन करके कि हाँ 80%, लगभग 70, 80, 90% जो ये हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है, अधिक मात्रा पे काम करता है। इसकी जो भी चीजें कही गई इसमें, ऐसा सब जगह देखा गया है। जहां 10-20% काम नहीं करता है, वहां पर हम नदियों द्वारा समझा लेते हैं और महासागरीय तरंगों द्वारा। यानी कि अभी हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ऐसा सिद्धांत नहीं जिसके बेसिस पर हम कह पाए कि नहीं सिर्फ यही सिद्धांत है। तो जो आपका मग्न तट है वो महासागरीय तरंगों द्वारा भी होता है, नदियों द्वारा भी होता है, और हिमानी नियंत्रण सिद्धांत द्वारा से सिर्फ एक ही बार हुआ है। अगर ये सारी बातें सत्य हैं तो उम्मीद है कि ये बात सत्य ही होंगी, क्योंकि जो आपके सामने सिद्धांत दिए गए वो अपने मन से नहीं दिए गए, उनका आपको पहले प्रमाण मिला, इन सबका प्रमाण मिला, तब जाकर के हमने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। हमने का मतलब मैंने नहीं, भूगोल वेत्ताओं ने। अब आते हैं महाद्वीपीय मग्न तट पर संसाधन। ये तो बहुत ही सिंपल है, उम्मीद है देखिए अगर आपने प्रवाल वाली क्लास ली होगी तो आप बड़े ही आसानी से बता लेंगे कैसे। जो महाद्वीपीय मग्न तट होते हैं कैसे होते हैं, छिछले सागर के रूप में, छिछले सागर के रूप में। छिछले सागर अगर आप भूल गए तो फिर से बता दूं, छिछले सागर का मतलब है ऐसे जहां पर पानी की मात्रा अधिक ना हो, यानी कहीं ना कहीं मग्न तट हो। ऐसे में क्या होगा, आपके पास यहाँ पर प्रवाल होंगे, प्रवाल होंगे तो आपके पास जो है प्रवाल भित्तियां भी आएंगी। अब जब प्रवाल और प्रवाल भित्ति होंगे, अब देखिए ये सारी चीजें बहुत आसानी से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप मेरी क्लास रेगुलर लिए हो, और अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो, आप ऐसे ऑफिसर हो जो ये देख रहे हो कि नहीं मैंने तो सब पहले पढ़ रखा है, तो मैं केवल ये कॉन्सेप्ट को तैयार करने आ जाता हूँ इस लेक्चर में। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपका तैयार है तो आप समझ गए होंगे कि प्रवाल और प्रवाल भित्तियां यहाँ क्यों पाई जाती हैं। नहीं पता तब आप यहाँ पर आई बटन होगी, क्लिक करना, आपको मिल जाएगा वो लेक्चर। यहाँ भी नहीं मिलता है तो आपको प्लेलिस्ट बनी होगी मेरे चैनल पे, वहां से आप ढूंढ लेना कि आपको कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है। ठीक है, मेरा टारगेट 2023 है आप लोग के लिए, ताकि आप 2023 में क्रैक करो। अगर आप इसके बाद भी क्रैक करना चाहते हो तब भी ये वीडियो उतना ही वर्थ इट होंगी जितना आज है।
क्योंकि अभी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है और उम्मीद है आने वाले 10 सालों में सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है। जो होगा भी बहुत आंशिक होगा। तो प्रवाल और प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं और आपको पता होगा कि ये दोनों मिलकर कहीं न कहीं फाउंडेशन जीव का निर्माण करती हैं। अब अगर ये फाउंडेशन जीव का निर्माण करती हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि कई सारे अन्य सागरीय जीव पाए जाएँगे। अब देखिए वहाँ पर मैंने एक बार बस बताया था फाउंडेशन जीव, लेकिन यहाँ कितना रोल कर रहा है। तो ये हो गया सागरीय जीव। अच्छा, इस तरह तो हम कई सारी चीज़ बता सकते हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं छिछले सागर में। आप एक चीज़ और नोटिस करिए कि सागर में भी कई तरह के वनस्पति होते हैं। सागर में भी कई तरह के वनस्पति होते हैं, तो आपको सागरीय वनस्पति मिलेंगे। वनस्पति का मतलब एक तरह से पेड़ पौधों से है। इन पेड़ पौधों का उपयोग हम बहुत ही अधिक मात्रा में करते हैं। हम डायरेक्ट नहीं करते, लेकिन जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो करते हैं। जैसे आपका हो गया रिसर्च में, ठीक है, लैब में किया जाता है ये देखने के लिए कि कौन सा सागरीय वनस्पति किस उपयोग में आ सकता है। और इनका जो उपयोग होता है वो कैंसर वगैरह में भी होता है, ये देखने के लिए कि इससे इसका निदान हो सकता है कि नहीं। क्योंकि ऐसा देखा गया कि जो सागरीय जीव होते हैं वो लगते तो बड़े सामान्य हैं, लेकिन उनका प्रयोग बहुत ही अधिक मात्रा में है। तो आपको सागरीय वनस्पति, सागरीय जीव और प्रवाल भित्ति मिलती है। अब ये बहुत छोटा नहीं है, बहुत ही विस्तृत रूप है। तो आप बता देंगे कि हमें जैविक रूप में अगर देखें तो जो जिंदा है, जैविक रूप में हमें ये संसाधन मिल जाते हैं। अगर बात करें अजैविक में, क्योंकि देखिए हमारे लिए संसाधन वही है जिसको हम अपने उपयोग में ला सकें। हर वो चीज़ जो हमारे काम की है वही क्या है, संसाधन। अगर आपको संसाधन के बारे में पढ़ना है तो परेशान मत होइए, संसाधन भूगोल एक अलग से, वहां पर हम खूब डिटेल में पढ़ेंगे कि किस किस ने संसाधन को कैसे डिफाइन किया, संसाधन क्या है, कितने प्रकार हैं, सब कुछ। लेकिन यहाँ पर इतना समझिए कि संसाधन क्या है जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो। वो कुछ भी हो सकता है, वो ये पेन हो सकती है, वो मैं हो सकता हूँ जो आपके लिए उपयोगी हो जाए, वो आप हो सकते हैं जो मेरे लिए उपयोगी हो जाए। कोई भी किसी के लिए, वो सजीव हो या निर्जीव, मनुष्य के उपयोग में आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, क्या मार्कर, संसाधन। इजी। अब देखिए अजैविक में क्या है, आपको यहाँ पर पेट्रोलियम मिल जाते हैं, आपको यहाँ पर नेचुरल गैस जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक गैस, राइट, आपको यहाँ पर प्राकृतिक गैस मिल जाती है। आपको यहाँ पर नदियाँ जो होती है वो सिलिका वगैरह भी लेकर के आती है, तो आपको यहाँ पर सिलिका वगैरह भी मिल जाती है। आपको यहाँ पर रेत कई तरह की मिल जाती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको अजैविक चीज़ें भी काफ़ी मात्रा में मिलती हैं, काफ़ी मात्रा में मिलती हैं। तो मग्न तटों का यह भी एक प्रभाव है जिसका हम अध्ययन कर सकते हैं। अच्छा, एक और वर्ड है का मुझे पर्टिकुलर टाइम पे याद नहीं आ रहा है नाम, ना से शुरू है, एग्जैक्ट टाइम पे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बता देता हूँ वो अलास्का के तटों पर पाए जाते हैं। अलास्का के तटों पर, मैप में देखिए अलास्का कहाँ है, फटाफट हिंट आपको देता हूँ, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। अब देखिए विश्व का मैप खोलिए तुरंत, विश्व का मानचित्र खुला, उम्मीद है खुल गया होगा। वहाँ पर देखिए नॉर्थ की तरफ अलास्का आपको दिख रहा होगा। तो वहाँ पर जो अलास्का के तट है ना, इसीलिए आपसे काम करवाता हूँ ताकि आपका भी माइंड चलते रहे। वहाँ पर अलास्का के तट जो होते हैं वहाँ पर सोने के आपको छोटे छोटे अंश भी दिखते हैं, मतलब छोटा छोटा सोना, ऐसे थोड़ा थोड़ा, लाइक जैसे समझिए कि चना नहीं होता, चने से भी छोटा, यूँ समझिए कि चीनी के बराबर लगभग आपको सोना ऐसे कई जगह बिखरा पिखरा मिलता है, जिनको कुछ बोलते हैं, इस समय याद नहीं आ रहा है नाम। तो आपको अलास्का के तट पर यह मिलता भी है। तो वहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, मतलब सोना बटोर भी लेते हैं, लेकिन ऐसे सोना, अब देखिए कितना आसान सा शब्द है, अलास्का के तटों पर आपको सोना मिल जाता है, लेकिन ये सोना स्लीपिंग वाला नहीं है, सोना गोल्ड वाला है। तो लेकिन ऐसे सोने का कोई उपयोग नहीं होता है, क्योंकि उपयोग हो सकता है लेकिन इनका जो खनन वगैरह करना, इनको निकलवाना बहुत ही अधिक मात्रा में खर्चीला होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक एक सोना बिनना बटोरना इतना खर्च आएगा, इतना खर्च आएगा कि वो प्रयोग के नहीं होंगे। लेकिन फिर भी
सोने के यहाँ पर छोटे छोटे अंश मिलते हैं। कुछ लोग यहाँ पर इससे भी अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ जीवन निर्वाह करते हैं, मतलब बहुत ही मेहनत से करते हैं, तो ये भी आपको मिलता है। तो ये था आपका महाद्वीपीय मग्न तट पर पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आपको मैं बताऊं तो आपके पास अभी और क्या क्या बचा है। ये जो आपका था, ये आपका पहला की कॉन्सेप्ट था, मग्न तट। मग्न तट के बारे में हमने काफी डिटेल से अध्ययन किया। एक बार हम मग्न तट को समझ चुके हैं, अब हमारे लिए जितने भी तट और आएंगे या जितने भी आएंगे, जैसे समुद्री पर्वत, समुद्री मैदान, महासागरीय मैदान, गर्त, और आप देख रहे होंगे ज्वालामुखी द्वीप, कुवैत, ये सारी चीजें अब बहुत आसान है। अब ये आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे और आज के लिए इतना काफी है। तो अभी आपका शुभ एंड नहीं हुआ है, थोड़ा सा रुकिए जरा। अभी तो आपका बचा है होमवर्क वाला सेक्शन। वेट। अब आपको थोड़ा होमवर्क भी दे दिया जाए। होमवर्क बहुत जरूरी है। आपको पता है आपने कल किया मेंस के लिए क्वेश्चन, तो आज आप करेंगे प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन। प्रीलिम्स के लिए अभी हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो आपका क्वेश्चन इस तरह से है कि आपको मैप का यूज करना पड़े, क्योंकि भूगोल का नाम दूसरा नाम ही है मैप, मानचित्र। मानचित्र का अध्ययन है तो आप सब सीख जाओगे। तो जरा समझ लेते हैं। समझना क्या है कि आपको निम्न क्षेत्रों को आपको दिखाना है विश्व मानचित्र पर। दिखाइए, विश्व मानचित्र पर दिखाइए। आपको मैं दे रहा हूं, आपको लिखना है रॉकी पर्वत। अब देखिए ये चीज मैं आपको बता सकता था, लेकिन मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताया। मैंने आपसे करवाया, अगर आपको याद होगा कि कहाँ पर सकरे पाए जाते हैं मग्न तट और कहाँ पर चौड़े। और आपको बताना है रॉकी पर्वत हो गया, और आप बताइएगा अलास्का का तट। वैसे मैंने आपसे ढूंढवा दिया, लेकिन आप फिर भी इसको करिएगा। अलास्का का, अलास्का का तट। और आपको दिया जाए यूराल पर्वत। इसका मग्न तट से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन आगे चलकर आपको मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे। और आप अफ्रीका के पूर्वी व पश्चिमी तटों को दिखाइए। ये बहुत इजी प्रश्न है, उम्मीद है आप कर लेंगे। और आप एक काम करिएगा, आपको दिखाना है ब्राजील का, उसको हिंदी में नहीं याद आ रहा है, हाईलैंड बोलते हैं, ब्राजील का हाईलैंड। तो ये बहुत आज का जो मोड है काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो आप इन्हें करिएगा। इसके बाद आप आसानी से धीरे धीरे अपने आप को प्रो जैसा फील करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका होमवर्क। अब 1 मिनट का समय दीजिएगा। ओके, वेट वेट। हाँ, संस्कृत आती है तो पढ़ लिया करिए, वैसे मुझे तो नहीं आती, शो ऑफ होता है ना। स्माइल करिए, मुस्कुराइए, आप कैमरे की नज़र में है ना। ये आप भी मुस्कुराइए। बस आपका कैमरा ऑन नहीं है, मेरा कैमरा ऑन है। ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि जैसे अगर आप तैयारी पूरे मन से कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्लिक करना है ias.withoutcompromising.com। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे मेरे वेबसाइट पर। अच्छा, मेरे वेबसाइट पे आ जाएंगे तो क्या ये प्रमोशनल वीडियो है? आंसर इज नो। प्रमोशनल वीडियो का मतलब होता है कि जहां पर मैं अर्निंग कर सकूं। यहाँ पर मैं अर्निंग वगैरह करने के चक्कर में अभी नहीं हूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पर आना, आप होम पर क्लिक करना और आप कोर्स पर क्लिक करना। उसके और ज़्यादा अध्ययन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपको यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए, स्पेशली प्रीलिम्स का, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे। वेट, ओके, आप यहाँ पर क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे आप स्टार्ट लर्निंग करना, और भी चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं, आपको किस साल का पेपर चाहिए।
2022 का चाहिए, 2021 का चाहिए, 2020 का, 2019 का। अभी हमने 4 साल का ऐड किया है। आपको और चाहिए होगा आप बता देना। ये सीसैट का आपको मिल जाएगा, हर एक पेपर आपको मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, देखिए मुझे पेपर मिल गया। अगर आप मोबाइल में करो तो आपका डाउनलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डाउनलोड जाएगा आपके पास, परमानेंट हो जाएगा। बस उसका नाम लिख लेना सीसैट, ठीक है। वैसे मैंने लिखा हुआ है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और ये ऑफिशियल है तो आपको परेशान नहीं होना है कि ये फेक है, कि पता नहीं ओरिजिनल है कि नहीं। तो आप मैच कराना चाहते हो तो करा, बट डोंट वरी, इतना ट्रस्ट रखो कि ये जो आपको मिल रहा है ओरिजिनल है। ओके, आई थिंक इंटरनेट स्लो है क्या? 5G कनेक्शन है, फिर इतना लोड क्यों? चलिए देखते हैं, बस 2 मिनट और वेट करिए। ये खुल जाए सिम सिम तो खुलेगा नहीं। वेट वेट वेट, रिफ्रेश कर दूं? ये रिफ्रेश करना पड़ेगा। वेट करिए, कोई दूसरा पेपर ओपन करता हूँ। ओके, काफ़ी स्लो है, लगता है बग कुछ इश्यू है, उसे फिक्स करना पड़ेगा। डोंट वरी, इसे तो मैं फिक्स कर दूंगा अभी आज जा करके आधे घंटे में। जब आप वीडियो देखोगे ना तब तक आपको ये फिक्स मिलेगा। अगर आप मोबाइल यूज़र हो तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको फटाफट मिल जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा वो। चलिए अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हो और अभी आप देख रहे हो, तो आप अभी जो पढ़ रहे हो यहाँ पर ओशिनोग्राफी पढ़ रहे हो। ओशिनोग्राफी जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक एक चैप्टर खुल के चला आएगा। आप अभी पढ़ रहे हो ओशन फ्लोर रिलीफ पार्ट 1। वैसे यहाँ पार्ट 3 है लेकिन पार्ट 2 तक ही होगा। तो आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पूरा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है कमिंग सून, क्योंकि अभी ये वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड नहीं की है। जब तक आप देखोगे हो सकता है कि यहाँ पर अपलोड हो जाए, या फिर कल तक आपको यहाँ पर अपलोड मिल जाए। कहोगे सर आप यहाँ से देखो चाहे फिर वहाँ से देखो, दोनों में अंतर क्या है? अंतर है क्योंकि यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज आपको मतलब एक तरह का क्विज आपको मिल जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो क्विज होता है, क्विज ही आपको बताता है कि आप कितना सक्सेस हो पाओगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ज्वार और भाटा से 3 प्रश्न है और 5 मिनट का समय है, और टोटल मार्क्स आपको यहाँ लिखा रहेगा। मैंने अटेम्प्ट कर लिया इसलिए शो नहीं कर रहा है, और पासिंग मार्क्स आपको देगा। आप स्टार्ट करोगे कुछ को यहाँ पर बता देगा, आप पास हो या फेल। आप 10 अटेम्प्ट दे सकते हो, आपको सारी चीज़ें बता देगा। जैसे मेरे को बताया था जुलाई 31 को मैंने कब किया था, ठीक है, और 26 जुलाई को किया था, और 2 अगस्त को मैंने किया था, ठीक है। तो ये मैं फेल नहीं हूँ, ठीक है। मेरे पास तो क्वेश्चन ही है, मैं बस चेक करता हूँ कि प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। वेबसाइट नहीं काम करता फिर से डिज़ाइन करता हूँ और उसके बाद सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको एक पेड की तरह पूरी फीलिंग मिल सकती है। जैसा आप अलग अलग वेबसाइट पे जाते हो वहाँ पे पैसे दे के करते हो, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी। क्वेश्चन है सर आप फ्री में क्यों दे रहे हो, आपको कुछ फ़ायदा है? बहुत फ़ायदा है, आपको क्यों बताऊँ, है ना। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, आपको मतलब जानने की ज़रूरत नहीं है अभी। आप अपना काम कर लो, कि आपका जो काम है कि क्या काम है, आपका काम है कि आपको समझना है, जहाँ पर डाउट हो आप वो पूछो। और आज के क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।